फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, देन ओनली आई विल गेट द वर्क डन। अब जब दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन, इट्स टाइम टू टेक अ कॉल कि भाई मेरा ये मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट में होना चाहिए या मेरा मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट में होना चाहिए। मैं आपको यही बता रहा था कि वेक्टर हमें सिर्फ मेथड दे देता है, वेक्टर ने हमें मेथड दे दिया कि भाई आपके पास डॉट भी है, आपके पास क्रॉस भी है। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मर्जी है, ठीक है, कि हम उसे क्या यूज करना चाहते हैं। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या वर्क डन में वर्क डन इसका बेसिक फिनोमिना जो है, ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूले को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, है ना, हम फॉर्मूले को भूल जाते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ पता है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, बचपन से आप करते आ रहे हो। वर्क डन, क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत है? ना, आपको बचपन से कुछ भी होता है, ये घर वाले बोलते हैं अरे यार एक काम कर, जा बाहर ना स्टोर से 2 पैकेट दूध ले, ये काम है, ठीक है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताया जाता। लेकिन सपोज करो आपको मतलब आपको अब कहीं फोर्स लगवाना है उनको, ठीक है, तो आपको वो बकायदा डायरेक्शन बताते हैं ना कि यार इस टेबल को सरका के यहां कर देना, ठीक है। तो फोर्स हमें देख के अंदाजा लगता है कि अरे यार मेरे को इधर धक्का लगेगा, मैं इधर गिरूंगा, इधर धक्का लगेगा, इधर गिरूंगा, तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत है हम। लेकिन वर्क डन में, ठीक है, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वर्क डन में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो एक्चुअली वर्क डन है क्या? मतलब ये सब फॉर्मूले को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आपको क्या लगता है? मतलब एक मैंने बोला ना, हर चीज हमारी हमको फील होनी चाहिए, मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर बननी चाहिए। जब तक मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगी मेरे को नहीं समझ में आएगा। आप अगर वर्क डन सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी, मतलब आपको क्या फील होगा, क्या होगा, ये क्या चीज हो सकती है? काम करना, काम होता क्या है? बताओ। एनर्जी कंज्यूम करना। तो एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि मेरे को एनर्जी कंज्यूम करना है, सिंपल है ना। मेरे पास में एनर्जी है, ठीक है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हमें पता है कि उनके साथ में कोई सेंसिबल काम हम उनसे नहीं करा सकते, तो कई बार उनको बिजी रखने के लिए हम फालतू काम देते रहते हैं ना दिन भर, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसकी एनर्जी कंज्यूम करानी है। एनर्जी का नेचर ही है कि वो कंज्यूम होगी। ये सब आपस में ना मिले जुले हैं, वर्क एनर्जी सब आपस में मिले जुले। आप किसी एक चीज को ना इंडिविजुअली नहीं समझ पाओगे कभी भी, कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो मेरी बॉडी में जो एनर्जी है, मैं एनर्जी आप चाह के भी उसको नहीं रोक सकते, आप चाह के भी उसको नहीं रोक पाओगे, राइट। बॉडी की एनर्जी को रोकना, एनर्जी को किसी भी एक जगह पे रोकना इम्पॉसिबल है, आप रोक ही नहीं सकते। तो उस एनर्जी को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। उस एनर्जी को कंज्यूम करने का एक जरिया है वर्क डन, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वर्क डन की क्वांटिफिकेशन में आते हैं, अच्छा अब इसमें सवाल यह भी उठता है कि सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, राइट, तो आप वर्क डन, आप बोलोगे यार मैं तो वर्क डन कर रहा हूं, आपको खेलते खेलते पसीना भी आ रहा है, ठीक, आप खेलते खेलते थक भी रहे हो, आपकी बॉडी का मतलब जो बायोलॉजी वाले हैं शायद ज्यादा बेटर समझते होंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थकने का मतलब यही होता है कि मेरी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, राइट। तो मेरे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो रहा है, मतलब वहां भी कुछ एनर्जी गई। तो कौन सा एग्जैक्टली वर्क था, दूसरी चीज को मैं कैसे इससे अलग करूंगा, राइट। इसमें मेरा वर्क क्या था, मेरी जो दूसरी चीज है मैं इसको कैसे अलग करूंगा इससे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें समझने पड़ते हैं। इसीलिए हमने वर्क को एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी कि भाई वर्क का मतलब ये है कि अगर मैकेनिकल वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्क डन हर जगह होगा, ठीक है, वर्क डन हर जगह होगा। फिलहाल हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम जो अभी डेफिनेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहां से आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इस चैप्टर से। हम जो बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो भी किस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब ये होता है कि अभी तक हमने मास की डायमेंशन को डिक्लेयर नहीं किया, मास के साइज को हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम पिछले 2 चैप्टरों से, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन से, हम लोग हर जगह मास को इस तरीके से एक डब्बा बना के मास लिख देते हैं। हम इसमें कोई साइज, ये सर्कुलर है, ये स्फेरिकल है, ये डिस्क है, ये सिलेंडर है, ये ह्यूमन बॉडी है, क्या है, हम कुछ डिफाइन नहीं करते, ठीक है। एक सिंपल पॉइंट मास है।
मतलब इसमें सिर्फ मास है, इसका डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग अभी सिर्फ वर्क को डिफाइन कर रहे हैं कि जब मेरे पास मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट मास है, ठीक है, और मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल होगा। ठीक है, अब वर्क के फिनोमिना को ओवरऑल, ओवरऑल बात ध्यान से सुनना, ओवरऑल वर्क के फिनोमिना को, ओवरऑल वर्क का फिनोमिना मतलब क्या हो गया कि किसी भी कंडीशन में वर्क डन, खाली मैकेनिकल नहीं, वो थर्मल वर्क डन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। ठीक है, हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क डन, ये तो ठीक है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा दिन आपको काम आएगा नहीं। ठीक है, मैं फ्रैंकली बताऊं तो ये बहुत ही रॉ डेफिनेशन है, मतलब बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है, बहुत कम जगह इसको इस्तेमाल कर पाओगे। नॉर्मल लाइफ में अगर आपको वर्क डन, आपने कितना काम किया मेरे को ये पता करना है, तो मेरे लिए उसके लिए क्या एक ऐसा तरीका है जिससे मैं पता कर सकूं। ठीक है, या मैं आपसे अगर इसको दूसरे तरीके से मैं थोड़ा घुमा के सवाल पूछूं, मैं बोलूं कि यार आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, कुछ भी है, सपोज करो आपके पास में 1,000 रुपए हैं। अगर मुझे ये पता करना है कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, तो मुझे क्या पता करना चाहिए? जो हमने खरीदा या फिर जो लगाया वो कितने का है। सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं ये पता करूं कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए? जितने बचे हैं उस टोटल में से एग्जैक्टली, माइनस कर। एग्जैक्टली। अब ये देख लो कितने बचे हैं आपके पास में, राइट, है ना? मैं ये देख लो कितने बचे हैं, जो जो तो बच गए, बाकी आपने खर्च कर दिए। ठीक है, अब वो खर्च आप कहीं भी कर सकते हो, है ना, वो खर्च आप कहीं भी कर सकते हो। आप हो सकता है कि उसको कहीं दूसरी जगह सेविंग में डाल दिया हो, आप हो सकता है कि आपने उससे कोई सामान खरीद लिया, वो इमटेरियल। फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जितने दिए गए थे आपको और उसमें से कितने खर्च हुए, इसको जानने का जो सबसे सबसे इजीएस्ट वे है वो क्या है कि मैंने आपको पास कितने बचे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुझे ये पता करना है कि यार मतलब ये बंदे ने पैसे कहां खर्च किए होंगे, उसका सबसे इजीएस्ट वे क्या है? कितने खर्च किए वो तो समझ में आ गया, कहां खर्च किए होंगे, इसका सबसे इजीएस्ट वे क्या है? नहीं, पूछ के तो हो सकता है झूठ भी बोल दे। बिल वगैरह से पता लग सकता है। एग्जैक्टली exactly, ठीक है, आपके पास बिल वगैरह होने चाहिए, लेकिन बहुत हर चीज के बिल नहीं मिलते, आपको पता होगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलते हर चीज का बिल। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर की कंट्रीज में भी हर छोटी छोटी वो चीज का बिल नहीं कॉमनली होता। जाता है खरीदने सामान, अगर हम एग्जैक्ट बिल। एग्जैक्टली देखो, आपके पास में ना, आपको हर बंदे का एक टाइप पता होता है। देखो, जो बंदा आपसे ये अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, ठीक है, जो बंदा आपसे अकाउंटेबिलिटी ले रहा है वो डेफिनेटली आपको जानता है। अनजान आदमी तो आपसे अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं। ठीक है, वो डेफिनेटली आपको, उसको पता है आपका नेचर क्या है। ठीक है, उसको पता है कैसा है ये, राइट। तो 99% केसेस में, अच्छा ये भी 100% ट्रू नहीं हो सकता, 99% वो बंदा आपके बारे में अंदाजा लगा सकता है इसने यहाँ 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 खर्च किया हो। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब मान लो अगर मैंने उसे काम दे दिया किसी दूसरे बंदे को कि यार पता कर इसने पैसे कहां कहां खर्च किए, तो वो कैसे पता करेगा? सपोज करो आप झूठ बोल रहे हो, तो वो कैसे पता करेगा? तो वो रैंडमली ऐसे थोड़ी ना भागता रहेगा एक एक दुकान में, वो आपके नेचर को जानता है, समझता है। ठीक है, वो उसके हिसाब से अपना एक चार्ट बनाएगा, ये बंदा यहाँ खर्च कर सकता है, यहाँ यहाँ, उसके हिसाब से आपकी सामान खोजने की कोशिश करेगा कि यार अगर ये सामान उसने कहीं खरीदा होगा तो उसका कुछ बिल तो होगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? सर हम खाना खा रहे हैं जब भी वर्क हो रहा है। नहीं, अभी वर्क को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप पता ही नहीं लगा सकते, वर्क बहुत ही मिस्चीवियस है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपने पैसे खर्च कहाँ किए वो पूरा पता लगाना इम्पॉसिबल है। कुछ हद तक हम लोग, अगर आप मान लो बताना ही नहीं चाहते कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम पता कर लो खुद से, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते ही हैं कि ये चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ठीक है, मतलब वर्क डन पता करने के लिए मेरे को नेचर ऑफ द एलिमेंट, नेचर ऑफ द प्रोसेस पता होना चाहिए। तो उस नेचर ऑफ प्रोसेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, कि दो चीजें जरूर डिफाइन करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम? क्या होनी चाहिए डेफिनेशन?
which allow to force act on it. हाँ, मतलब वैसे मत बोलो, इसको सिंपल ये बोलो कि जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया ना कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर बंदे का पता करना है, तो वो सिस्टम हो गया। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट ऑन विच स्टडी हैज टू बी डन। ठीक है, सिंपल, जिसके मेरे को स्टडी करनी है वो सिस्टम है, उसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, इसको प्लीज नोट करते जाना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एवरीथिंग, एंटायर यूनिवर्स इज सराउंडिंग। ठीक है। सर आपने कहा सबकी सराउंडिंग होती है, तो जरूरी है ना कि वो सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क लगा रही है, कोई एक्ट कर रही है? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो सराउंडिंग में लिंक सराउंडिंग का कोई भी जरूरी थोड़ी ना है कि सराउंडिंग सिस्टम पे फोर्स लगा रही हो, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब हर एक चीज है आपके आजू बाजू की। आपको अगर आपके ऊपर स्टडी करी जाए तो आपको छोड़ के आपके पड़ोस में जो दोस्त है वो भी सराउंडिंग है, जो ये हवा चल रही है वो भी सराउंडिंग है। ठीक है, जिस अर्थ में हम लोग रह रहे हैं वो भी सराउंडिंग है, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, ठीक है, वो भी सराउंडिंग। ठीक है, हमारी गैलेक्सी में जितने ब्लैक होल्स हैं वो भी सराउंडिंग है। हर एक चीज आपको छोड़ के सराउंडिंग। सारी सराउंडिंग आपके ऊपर काम कर रही है ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, वो हमें समझना पड़ेगा सिस्टम को देख करके। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछे कि आप सांस लेने में कितना वर्क डन करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि सांस लेना एक इनवॉलंटरी एक्शन है, राइट, लेकिन उस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, आप उसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं निकाल रहे, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उतना है, एक्टिवेटेड है, लेकिन उसके लिए भी आपको अलग से मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, फूड इज गिविंग यू एनर्जी, बट लेकिन फूड को इंटेक करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, द एंटायर थिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको इंडिविजुअली ऑन एन एब्सोल्यूट मैनर आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में शुरुआत में हो सकता है आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आए, धीरे धीरे जब चीजें कोरिलेट होने लगेंगी तो एंड तक जाते जाते आपको सारी चीजें बहुत क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, कि हमें कैसे कैलकुलेशंस करने। और देखो, हर वर्क को कैलकुलेट करना, जैसे मैंने बताया, इम्पॉसिबल है आज भी, हमारे लिए नहीं। कोई साइंटिस्ट, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, वर्क को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, राइट। इसको नोट कर लो जरा, इसको नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। एक मिनट। बता दो। अच्छा देखो, मेरा समझने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर चीज बुक में थोड़ा अलग तरीके से दी हुई है। ठीक है, बुक वाले क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बुक वाले जो करते हैं मैं आपको वो पहले बताता हूँ, और फिर मैं जो आपको समझाऊंगा वो समझना। बुक क्या बोलता है कि जो आप ये देखो, डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स के कारण हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ एफ कॉस थीटा के कारण, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू डी, राइट, ये क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। अब चूंकि एफ डी कॉस थीटा आया था और हमें डॉट प्रोडक्ट में पता है, ठीक है, कि ये कॉस थीटा आता है तो एफ डॉट डी होता है, तो इसका मतलब फोर्स एफ डॉट डी हो गया। ठीक है, बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ, राइट। मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यार आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको कैसे पता चला? हमारा आई डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लगा। आपका, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं फोर्स लगा या नहीं लगा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कोई बॉडी, आपको कैसे पता चली? वो जहाँ पहले थी पोजीशन चेंज हो और गई। जहाँ बाद में पहुंच गई। हाँ, पोजीशन, आपने वर्ड यही यूज दिया ना, खुद ही यूज किया वर्ड आपने, सर पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन कैसे डिफाइन करी? ठीक है, तो पोजीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो पोजीशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा। तो जो इनिशियल कंडीशन है उसको हमने फिक्स कर दिया, ये 0 0 है। ठीक है, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखने वाला हूं, वर्क डन
is only valid if we define frame of reference. ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो लोगों को लगता है इसको क्या बताना, मतलब या लोग शायद इतना सोचते भी नहीं। इवन जो आपके स्कूल टीचर्स पढ़ाते हैं शायद इतने इस हद तक जाके सोचते भी नहीं है कि भी नहीं ये नहीं था तो ये हुआ कैसे, और यही चीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय फंसाती है, राइट। इसलिए एक एक छोटी छोटी बात ना बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज को देखो, फिजिक्स को समझने के लिए ना कभी फॉर्मूले से फिजिक्स समझने की कोशिश मत करो, जो स्कूल वाले कोशिश करते हैं डेफिनेशन से फॉर्मूले से फिजिक्स समझाने की। रियल लाइफ में जो देख रहे हो उसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, दैट इज द परमानेंट फिजिक्स। एंड फिजिक्स को सिर्फ प्रॉब्लम से ही समझा जा सकता है, फिजिक्स को कभी भी थ्योरी रट के नहीं समझा जा सकता। तो आप एक चीज समझो कि आपने ये बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, मतलब ये मेरा पॉइंट डिफाइन था। अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर दिया तो सब कुछ वेक्टर है। उसके बाद मुझे पता चल गया यार कि एफ एक्सटर्नल मेरा फोर्स कितना लग रहा है, मैंने वेक्टर में डिफाइन कर लिया, डी मैंने वेक्टर में डिफाइन कर लिया, ठीक है। नाउ अगर मैंने ये डिफाइन कर लिया तो अब मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर मैंने इसको डिफाइन कर लिया तो मुझे पता है कि वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब वो फोर्स कितने दूर तक मेरे को लेके गया, ठीक है, तब मेरा पता चलेगा मेरा काम कितना हुआ। तो मेरे पास अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को बाय मैथमेटिक्स ये रूल पता है कि वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड आइदर बाय द क्रॉस प्रोडक्ट और बाय डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने फिर इसकी प्रॉपर्टी देखी वर्क की कि डू आई नीड डायरेक्शन इन दैट, नो आई डोंट नीड डायरेक्शन इन वर्क, ठीक है। वर्क में मेरे को डायरेक्शन की नहीं क्वांटिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। आई जस्ट वांट टू नो कि वेयर आई हैव हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव कंज्यूम्ड देयर, राइट। सो मेरे को क्वांटिफिकेशन की जरूरत है, तो मैं क्वांटिफिकेशन मेरे को पता है आपको डॉट प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो अभी व्हाट विल वी डू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, एफ डॉट डी करेंगे, ठीक है। अब आप एफ की वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा ये एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, राइट, डॉट डी आई कैप। और आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता है क्या होती है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, तो एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका वर्क डन आ गया। अच्छा, आई वाला जे से मल्टीप्लाई होकर जीरो देता है, आपको यहां पे दो तीन बातें एक साथ क्लियर होगी। आई वाला जब जे से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो देता है, इसका मतलब क्या होता है कि इफ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, इफ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन माय वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। उसको अभी मैं एक एक पॉइंट करके नोट भी करवा दूंगा, बट फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेरा वर्क डन जीरो होगा, राइट। अभी तो देखो मैंने सिर्फ मास में एक फोर्स लगाया, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे को मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, तो मैंने एक्सटर्नल को डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रैक्टिकली और भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होंगे, राइट। जैसे कि उसका अपना वेट लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि सरफेस मेरा स्मूथ है, ठीक है। तो मैंने फोर्स लगाया, मेरा वर्क डन आ गया एफ डी कॉस थीटा, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। नाउ हाउ कैन आई डिफाइन टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, मेरे वर्क कितने टाइप के हो सकते हैं, तो अब उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क आपके क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वन विल बी पॉजिटिव वर्क डन, ये बेसिक डेफिनेशन से बस आपको नोट करते जाना है। पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, इफ फोर्स and displacement are in same direction, if force and displacement are in same direction, okay. Next is negative work done, if force and displacement are exactly opposite to each other, if force and displacement are exactly opposite to each other. Next is zero work done, ठीक है। जीरो वर्क डन में दो कंडीशन हो सकती है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। जैसे कि आप दीवार को धक्का दे रहे हो, आप पूरा दिन धक्का देते रहो, दीवार हिलने वाली है नहीं, आप पसीने पसीने होकर पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपने कोई वर्क डन नहीं किया। अब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना वर्क डन और एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी जो आपकी चेंज हो रही है, कंजर्वेशन वर्ड अभी नहीं यूज करूंगा मैं, एनर्जी जो आपकी चेंज हो रही है
उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है भाई। आपने डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, आप बोलोगे अरे सर मैंने काम तो किया, इतना तो काम किया, इतनी तो मेहनत करी। नहीं, आपने काम नहीं करी, आपने सिर्फ एनर्जी कंज्यूम किया और एक एनर्जी को आपने दूसरे एनर्जी में चेंज कर दिया। एक्चुअली आपका कोई मैकेनिकल अकाउंटेबल वर्क नहीं है वहां पे, राइट। सिमिलरली ये इसी टाइप की बात है कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने पूरे 1 घंटा पढ़ा और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो एक्चुअली आपने एनर्जी कंज्यूम जरूर की है, नो डाउट। यू डिड अ लॉट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपने एफर्ट डाला, ठीक है, बट एक्चुअली आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब अभी भी आप जिस जगह पे थे वहीं पे खड़े हो, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। हाँ, आपने एनर्जी जरूर कंज्यूम की है, मतलब वन फॉर्मेट से अनदर फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी को, ठीक है। तो इसीलिए ना, ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीजें कोरिलेटेड है। तो इसलिए कभी भी एग्जैक्टली आपको वर्क पता करना है तो वर्क की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, हम इसी हिसाब से मैकेनिकल वर्क को कैलकुलेट करेंगे हर जगह। फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वर्क हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। अगर अलग अलग मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, जैसा कि फ्रिक्शन में होता है। फ्रिक्शन फोर्स रख के गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी आगे की तरफ जाके ही रुकती है, गाड़ी बैकवर्ड नहीं आती, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है, ठीक है। सिमिलरली जीरो वर्क डन, मतलब जैसे कि हम लोग बोले कि एग्जांपल में कि पोर्टर कुली है, सामान उठा के जा रहा है, तो सामान का वेट नीचे लग रहा है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, कुली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो आप कुली अपनी एनर्जी जरूर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, लेकिन उसने कोई वर्क डन नहीं किया, राइट। हम उसका वर्क अकाउंटेबल नहीं लेंगे। तो कुली को हम लोग पैसे काम करने के नहीं देते, कुली को हम लोग पैसे क्या के देते हैं, एनर्जी कंज्यूम करने के देते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फटाफट, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि ये तो हमें समझ में आ गया वर्क डन क्या होगा आपका। अभी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट और, अगर मान लो आपका फोर्स, इसे हटा दूं, यस इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ले लो, जो भी लेते हो तुम लोग। आगे बढ़े। ओके, नाउ अब जो हम लोग एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, ठीक है, इफ एफ एक्सटर्नल यानी कि फोर्स इज वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? अल्फाबेट्स है, वेरी करता रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कैसे पता वेरी कर रहा है? तो सर आप कुछ भी कर सकते हो गाड़ी। सर सेम टाइम में ज्यादा फोर्स लग रहा है और दूसरे मोमेंट पे कम फोर्स लग रहा है सर, ऐसे? एक तो ये बात सही है बिल्कुल, है ना, ये ऋषल ने बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ना कुछ स्टेटमेंट हम लोग बहुत जनरल देते हैं, इसलिए फिजिक्स समझ में नहीं आती। उसका एक स्टेप और फर्दर बढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। फोर्स वेरिएबल, आपसे टीचर स्कूल वाले यही छोड़ देते हैं और मैं वहां नहीं छोड़ता, बस यही दिक्कत है कि आपने बोला फोर्स वेरिएबल है, अच्छा फोर्स वेरिएबल है, कैसे फोर्स वेरिएबल है, मैम उसकी वैल्यू वेरी कर रही, आपको कैसे पता वेरी कर रही है? आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप मेरे को पहले ये समझाओ आपको कैसे पता चलेगा। मैंने कोई भी चीज बोला ना, कोई भी चीज जब तक वो फील ना हो जाए पूरी, तब तक वो नहीं समझ में आएगी, कैसे पता वेरी कर रही है, ठीक है। तो एक तो ऋषभ ने बहुत अच्छी चीज बोली कि सर टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब फोर्स, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, राइट। मतलब अगर मैं फोर्स का, जैसे कि देखो फोर्स ये एफ है ना, अगर मैं फोर्स का और टाइम का अगर ग्राफ बनाता हूं और मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। लेकिन अगर वेरिएबल है तो कैसा भी वेरिएबल हो सकता है फिर ये, है ना, हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये कैसा भी वेरिएबल हो सकता है,
कैसा भी वेरिएबल मतलब हो सकता है कि ये स्क्वायर क्वांटिटी में हो, ऐसा कुछ हो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, हो सकता है लीनियर हो, ए टी प्लस बी, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ भी कर्व हो सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, इक्वेशन पता होगा तो मैं उसका ग्राफ बना लूंगा। हो सकता है कि एफ इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो, साइन पे डिपेंड कर रहा हो सकता है लॉग पे डिपेंड कर रहा हो, राइट। तो लेकिन अगर टाइम के साथ में फोर्स वेरिएबल है ना, तो मेरे को फर्क जरूर पड़ेगा, मेरे कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, आपके फोर्स की वैल्यू बदल जा रही है, उसके रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा, उसके रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा, ठीक है, राइट। दूसरा, अच्छा ये चीज होगी नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूं इसी चीज का फर्दर, इसी चीज को फर्दर मैं ये भी बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं बताओ, कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस के साथ साथ, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ये भी तो बोल सकता हूं, इसी का दूसरा मेथड है, ठीक है। मतलब मैंने शब्दों को बदल दिया खाली, आपको पता है टाइम डिस्टेंस, इसका कोई ना कोई रिलेशन हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर मैं फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, समझना बात को जरा सा, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, तभी भी फोर्स मुझे, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मुझे फोर्स क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मुझे फोर्स स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल है ना, अगर फोर्स वेरिएबल है तब मुझे फोर्स का कोई भी ग्राफ मिल सकता है, राइट। तो इसका असर किस पे पड़ेगा। अच्छा अभी अभी आप एक चीज समझना, अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं कि कैसे साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि मेरे को फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वर्क डन मिलेगा। देखो, अगर मैं फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अग्री करते हो कि नहीं करते हो, बोलो, होगा नहीं होगा। अच्छा मान लो मेरा जो मास है वो पहले कहीं x1 पे रखा हुआ था और फोर्स लगाने के बाद वो x2 पे चला गया, ठीक है, होगा नहीं होगा। होगा सर। तो अगर मान लो मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूं, कितना हो जाएगा ये एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये हाइट कितनी हो गई f के बराबर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया x2 माइनस x1, तो ये एरिया कितना हो गया f इंटू x2 माइनस x1, तो ये किसके बराबर हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या मिलेगा आपको, वर्क डन, राइट। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि एरिया अंडर, ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ विल गिव वर्क डन। अब अगर फोर्स कांस्टेंट था तो आपके लिए बहुत इजी था, क्योंकि आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है ना कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, कैसा भी फोर्स लग सकता है, कैसा भी लग सकता है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, मुझे नहीं पता, राइट। बस इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, राइट। अब इस केस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या होगा, और अगेन सपोज करें हम कि x1 से x2 को शिफ्ट किया, तो इतना तो पता है कि भाई ये जो एरिया है यही वर्क डन है, लेकिन इसको निकालें कैसे। अब तो ये मेरा कोई रेगुलर शेप दिख ही नहीं रहा, ठीक है, अब ऐसा कोई रेगुलर शेप दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में जब हमें रेगुलर शेप नहीं दिखता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस को यूज करना पड़ता है। कभी भी कंटिन्यूअसली वेरिएबल चीज फिजिक्स में कभी भी मिलेगी तो आपको कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को यूज करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। ये dx हो गया, राइट। तो जो मेरा वर्क डन होगा अब वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x1 से x2 तक,
तो अब मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मुझे इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? राइट, ये होता है वेरिएबल फोर्स की कंडीशन। ठीक है, एक एक चीज समझो। पहले तो वेरिएबल है क्यों? क्योंकि भैया जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, अब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट मेरे को डिस्टेंस में ही मिलेगा, एक्स के टर्म में मिलेगा। राइट, तो मुझे जो ग्राफ बनाना होगा वो फोर्स और डिस्टेंस का ही ग्राफ बनाना होगा। तो मैंने देखा अच्छा टाइम पे है, ये फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। मैं ऐसा कोई ना कोई रिलेशन निकाल ही सकता हूं। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया आपका, x1 से लेके x2 तक के बीच का हम लोग इंटीग्रेट करके ये एरिया निकाल देंगे। राइट, क्लियर है? नोट करते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। ये सब स्कूल वालों ने तो पढ़ाया ही होगा, ये सब तो बेसिक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सर चैप्टर शुरू नहीं हुआ। सर पढ़ाया होगा। हाई स्कूल में भी नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ। आगे बढ़े, हो गया? अच्छा, ऐसा कभी होता है कि आपने देखा है कभी कोई फोर्स आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता हो? नहीं सर। कोई ऐसा फोर्स जो आपको आइडिया लगता हो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? सर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स डिस्टेंस पे कहां डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू mg होता है। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, mg है। नॉर्मली देखो, जो फोर्सेस आप बता रहे हो, ठीक है, आ, वो फोर्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो फोर्सेस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी है तो एक्सटर्नल फोर्स ही, नो डाउट, लेकिन कहीं ना मतलब उनका नजरिया ही अलग है। वो फोर्सेस का फ्रिक्शन फोर्स आपकी बॉडी के कारण ही जनरेट हो रहा है। राइट, ग्राउंड में कितना फ्रिक्शन हो, अगर आपकी मान लो आपके पास मास अवेलेबल ही नहीं हो तो फ्रिक्शन लगेगा कहां से? तो कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड है। तो ये वाले फोर्सेस कभी भी डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेंगे, हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स जो अलग से आप लगाते हो, ठीक है, वो ही वेरी करता है। ठीक है, ये हर जगह होता है, आप देखे होगे। जैसे कि मान लो आप प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं, ठीक है, मैं यूजुअली सबके साथ होता होगा जरूरी नहीं, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ एवरेज लोगों की। ठीक है, तो जब जैसे सपोज करो आपको प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हो, शुरू में खूब अच्छी हैंडराइटिंग से अच्छे डायग्राम के साथ शुरू होता है काम। जब हमें पता चल जाता है ना बस ये लास्ट पैराग्राफ बचा है, और अचानक हमारी स्पीड बढ़ जाती है कि यार बस निपटाओ, खत्म करो, क्योंकि हमें उसमें समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होता है, एग्जैक्टली हम छाप रहे होते हैं कहीं से। राइट, तो मतलब बस निपटाओ इसको कुछ भी करके। तो ये देखो, एक तरीके से आपने फोर्स बढ़ा दिया अचानक से। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। राइट, ये इसी चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्प्रिंग के पूरे केसेस हैं इस चैप्टर में। तो स्प्रिंग जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, अपने डिस्टेंस के डिपेंडेंट फोर्स को लगाता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा वर्क डन इन स्प्रिंग, कैसे निकालते हैं हम लोग स्प्रिंग का वर्क डन। राइट, तो ये डन हो गया। इसको मैं आगे बढ़ूं फिर। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, मेरे को बैक करना। बैक तो मैं कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है।
और जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, वो मैंने डिलीट कर दिया आई थिंक। कर रहे हैं। अभी तो पूछता रहता हूँ, पहले किसी को कुछ बोलना है, बोलते हो नहीं उस समय तुम लोग। चलो उसे भी क्वेश्चन नहीं क्या आया था? था, हाँ, आ जाता है। किससे आ जाता है? कंट्रोल जेड से। अरे कंट्रोल जेड से तब आता है जब मैं एक स्लाइड से तुरंत उस पर बैक करूंगा ना, मैं ऑलरेडी 2 स्लाइड आगे जा चुका हूँ। चलो देखो, एक फोर्स है एफ, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस 2k एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल डिस्प्लेसिंग। अच्छा, ये जो इस तरीके से दिया रहता है इसका क्या मतलब होता है? ये कौन सा वेक्टर है? बताओ। बोलो भाई। पोलर वेक्टर। कुछ भी। पोलर वेक्टर क्या होता है? जो हमें नॉर्मल कंडीशन दे रखे हैं वो। मतलब इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं हम लोग? सिंपल, इसका एक नाम है, कई बार बोला है मैंने क्लास में। यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ। डायरेक्शन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन। एग्जैक्टली, पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। ये पहली पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है। वही तो मैंने बोला ना, आपको कैसे पता चलेगा पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ? जब तक आपको उसका पोजीशन ना मालूम। और पोजीशन को लोकेट करने का एक ही तरीका होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अदिति, आप ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है, ज्यादा रटना ठीक नहीं है। सॉरी सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर वेक्टर? जल्दी आप ही बताओ पहले। जो सर थीटा, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है, मतलब जब हम किसी भी वेक्टर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब तीनों एक्सिस पे डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जिस किताब में भी ये लिख, उसके जिस किताब में भी ये लिखा है ना, उसको फाड़ के आज ही जला दो, ठीक है, बिल्कुल। एंड उस किताब को दोबारा बिल्कुल नहीं पढ़ना। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई टू बी सिंपल एंड ट्राई टू रीड सिस्टमेटिक। आप ही ने पूछा था ना कल मेरे से एक्सियल वेक्टर। यस सर। हाँ, मत पढ़ो भाई, ये सब चीज बहुत खतरनाक है, साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। पोलर वेक्टर का एक ही मतलब होता है, एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, मेरा काम होता है हमेशा समझाना, मैं हमेशा समझाता हूँ कि यार पढ़ना कैसे। देखिए, आपने हर क्लास में मेरे को सुना होगा कि 5 मिनट में इस पे लेक्चर जरूर देता हूँ, और ऐसा नहीं कि आज से दे रहा हूँ। जब से मैंने शुरू किया ये काम, तब से स्टूडेंट्स हम लोग हर क्लास में 5 मिनट जरूर बताते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत सारे टर्म्स पता चल जाएंगे, राइट। आपको बहुत सारे टर्म्स पता चल जाएंगे ये सब पढ़ के, बट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद देम, व्हाट एग्जैक्टली दे आर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कीप इट सिंपल। जितने की जरूरत है ना जिस चैप्टर में, उतना ही पढ़ो, एंड ट्राई टू कोरिलेट कि जो आपके आजू बाजू में हो रहा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स इन द क्वेश्चंस। मेरे को क्या है, मैं तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करके आपको 2 मिनट में दिखा देता। मैं जबरदस्ती क्यों पीछे पड़ा हूं? अच्छा, R1 को क्या बोलते हैं बताओ, R2 को क्या बोलते हैं बताओ। बिकॉज आई वॉन्ट कि कल के क्या ये आपसे खुद ब खुद ये चीजें बनना शुरू हो। मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे थोड़ा, मैं अपने आप को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको इतनी, क्या बोलते हैं उसको, आम भाषा में इतनी उंगली करता रहता हूँ कि मतलब आप एटलीस्ट कुछ बोलो तो मुझे समझ में आए कि एटलीस्ट आपको चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि फिजिक्स को ना फॉर्मूला डेफिनेशन से नहीं पढ़ पाओगे, जो आप कोशिश कर रहे हो कि मैं, ये 4 डेफिनेशन मुझे याद है, मुझे पोलर वेक्टर की डेफिनेशन भी याद है, मुझे एक्सेल वेक्टर की भी याद है, लेकिन जब काम आएगा तो उसको पता नहीं होगा यूज क्या कहाँ करना है, राइट। देखो, मैंने पहले भी बताया था, ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। पोजीशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और पोजीशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम होगा, ठीक है। तो ये मैं मान लो ये मेरा पॉइंट O है, तो ये पहला पॉइंट R1 जो दिया हुआ है, इसको मैंने A ले लिया, इसका वेक्टर R1 हो गया, इसको मैंने B ले लिया, वेक्टर R2 हो गया। अब ये यहां से यहां डिस्प्लेस होके गया है, ठीक है, तो इसको पूरा कर देते हैं। तो मुझे कुल मिला के ये निकालना है AB की वैल्यू। तो AB का वेक्टर कैसे निकालोगे आप?
इसका मतलब जो मेरा R1 है, समझो मेरा बात को ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ OA का वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, ठीक है। एक बार समझा रहा हूँ, बार बार ये समझने की चीज नहीं है, नेक्स्ट टाइम से इसको डायरेक्ट करना। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, मैं जबरदस्ती का इसमें टाइम लगा रहा हूँ। OB का जो वेक्टर है, ठीक है, इसको हमने R2 वेक्टर लिखा, इसकी वैल्यू कितनी है, I माइनस जे प्लस 3K। मैंने पहले भी एक बार समझाया था, ये लास्ट टाइम मैं समझा दूं, इसको याद रखना चाहिए, अब ये सब बहुत बार काम आएगा फिजिक्स में। अब अगर आप ट्रायंगल ले लो OAB, ठीक है, तो आपका, अच्छा ये अगेन ये ट्रायंगल मेथड से जो मैं पोजीशन वेक्टर समझा रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है, पर मुझे लगता है सबसे सिंपलेस्ट है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ ना इस ट्रायंगल में, क्या होगा देखो, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है। आपने एक पोजीशन से धक्का मारा, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, तभी तो नई पोजीशन मिलेगी ना, यही तो फिजिक्स बोलता है यार, फिजिक्स बिल्कुल आपका जो होता है वही बोलता है मैं मैथमेटिकली। तो AB वेक्टर हमें निकालना है कि धक्का कितना मारा, तो कैसे निकालेंगे, नई पोजीशन माइनस पुरानी पोजीशन, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी इसको मैथमेटिकली ऐसा समझ लो, मेरे को AB वेक्टर चाहिए, AB, तो मैं क्या करूंगा, OB माइनस OA, मतलब B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, ये फॉर्मूला ही होता है, इसको ऐसे याद ही रखा जाता है। अगर मेरे को BA वेक्टर निकालना होता तो क्या करते, अगर मेरे को BA वेक्टर निकालना होता तो क्या करते, A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो बस आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लो जो आपको दिए हुए हैं, R2 माइनस R1 करो तो क्या हो जाएगा, I माइनस जे प्लस 3K माइनस I प्लस जे माइनस 2K, ठीक है। अब I वाले का I से मतलब होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2I हो जाएगा, माइनस जे माइनस 2J हो गया, एंड 3 प्लस 2 ये हो गया 5K। क्लियर है। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब R2 माइनस R1, तो इनको डॉट प्रोडक्ट कर दो, 3I प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है, 2I माइनस 2J प्लस 5K। अब I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, पता है, 3 2 6, J वाला J से -4, K वाला K से +10, 10 6 16 में से 4 गया 12, तो 12 जूल का वर्क डन हुआ। राइट, क्लियर है, नोट करते जाओ। क्लियर, कुछ तो बोलो, आना समझ में आया नहीं है, यस सर। पढ़ने का मन नहीं तो भी बता दो, दिक्कत नहीं है। यस। यस सर। चलो हो गया, ये आगे बढ़े। देखो मैं इससे पहले कि ना आगे बढ़ूं, ठीक है, मैं ना तुम्हें ये पता है, तुम्हारी बैच में मैंने बताया कि नहीं बताया, पता नहीं। ये भी हो सकता है मेरे वर्क डन में कि मेरे एक सिंगल बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। जैसे कि इसमें आपको दिया है कि एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है, एक फोर्स F3 लग रहा है, और तीनों का आपको वेक्टर दे दिया उसने। F1 is 2I minus 3J plus 2K, ठीक है। F2 is I plus J minus K, ठीक है, एंड F3 is 3I plus J minus 2K। तो अब अगर मुझे वर्क डन लेना है तो मैं कौन सा फोर्स लूं, बताओ। नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे,
F1 plus इन F2 सभी का सम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट है। इंटेलिजेंट हो तुम लोग, थोड़ा सा मेहनती भी हो जाओ ना, तुम लोग बहुत कुछ उखाड़ लोगे। तो देखो ऐड कर दो तीनों को, आई वाले को आई से ऐड करो, कितना होगा जरा देखो, 3 2 5 और 6 है ना, 6 आई हो गया 2, और ये माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस जे, और ये 2 माइनस 2 कैंसिल तो माइनस के, ये माइनस नेट फोर्स आ गया। ठीक है, चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड अप्रोच। अब ये जैसे पॉइंट दिया हुआ है देखो, R1 से पहले R2 गया। अब चलिए एक चीज को जरा ध्यान से समझना, इसको ड्रॉ करके समझ लो, है ना। आप ही मुझे बताओगे, पहले हम R1 प्लॉट करते हैं, फिर बोल रहा है वो R1 से R2 गया और फिर वो R3 गया, राइट। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, यही तो बोल रहा है वो। इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ये एक्स एक्सिस हुई, वाई एक्सिस हुई, जेड में भी हुआ है क्योंकि तीनों एक्सिस दिए हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं R1 वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, जरा बताओ तो कैसे लिखूं। बोलो R1 कैसे लिखूं मैं। अरे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस ए पॉइंट का, 1 -1 2, इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे। I cap minus J cap plus 2K cap. 2k। वेरी गुड, तो सर होशियार तो हो, तुम लोगों को सब पता है, फिर बोलते क्यों नहीं। तो देखो ये R1 आ गया, ऐसे R2 निकालो, ये आ गया -i -j+3k, और वैसे ही R3 आ गया आपका 2i + 2j+0k। ठीक है, 0 के नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। AC। AC। अरे यार तुम टैलेंटेड हो, तुम दिल खुश कर दिए, वाह। ठीक है, अब मैंने इसको वेक्टर से ही समझाता हूं तुम्हें थोड़ा सा। ठीक है, पहले वाला इसको O ले लेते हैं। ठीक है, पहला अगर हम लोग ट्रायंगल लेंगे, वेक्टर AB निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर AB, तो वेक्टर AB मैंने अभी बताया क्या हो जाएगा आपका, OB - OA, और उसके बाद वेक्टर BC। ठीक है, हम लोग वेक्टर BC निकालेंगे। ठीक है, तो वेक्टर BC आपका कितना हो जाएगा, OC - OB। ठीक है, राइट, OC - OB। तो अगर मेरे को निकालना क्या, आप देखो ये ट्रायंगल ABC, देखो इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा आपका, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। यही तो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे नेट फोर्स के लिए आपने ऐड किया था, नेट डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ऊपर से देखोगे तो AC वेक्टर आपका क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, OC - OA, राइट। तो आप डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना जरा, 2i और -i, तो i कैप, 2i माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3j कैप, और ये 0 था -2, तो -2k कैप, यही आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, F नेट डॉट AC नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया 6i - j - k। ठीक है, डॉट i + 3j - 2k। ठीक है, तो ये हो गया 6 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना 2, 6 2 8 में से 3 गया 5 जूल का आपका वर्क डन हो रहा है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स में ना, खाली आंसर निकालने पे डिपेंडेंट मत रहो कि हमने आंसर निकाल लिया, कुछ बातों को समझो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको ये समझना ऐसे करना है, ये आपका शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए फर्स्ट टाइम में तो इतना सारा लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है CBSE लेवल का, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो आप एक चीज देखो कि मुझे अगर ऐसा 3 पॉइंट दिख गया, मैंने डायरेक्टली इसको इससे माइनस किया, एक बार मेरे को तरीका समझ में आ गया, मैंने डायरेक्टली इसको माइनस किया, मेरे को पता है बीच वाला पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है,
तो मेरे को फिर इतना टाइम नहीं लगना जितना एक एक स्टेप मैंने लिख के दिखाया। आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ चुके हैं। लेकिन अगर आप एकदम नए हो, ठीक है, अभी आपने पहली बार पढ़ाई शुरू करी, आपको अरे सर पहले इसको माइनस करेंगे, इसका वर्क डन निकालेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, बीसी का इसका वर्क डन निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। वही तो हमने किया है। आप देखो ना, वेक्टर से आपको ये चीज समझ में आ ही रही होगी, वही तो हमने किया है, राइट। तो इसका मतलब अब यहां से फिजिकली, ये तो मैथमेटिकली हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां से फिजिकली दो तीन आपको बातें नोट करवा देता हूं, उसको भी नोट कर लो। सर हमें कैसे पता है एबीसी ट्रायंगल में, अगर एबीसी स्ट्रेट लाइन में है तो? एबीसी स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? मतलब ए बी और सी ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, है ना, ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, तभी भी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सी माइनस ए ही आएगा ना। आपका कुल मिला के वेक्टर ऐड ही हुआ ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर, ए बी वाला वेक्टर और बी सी वाला वेक्टर ऐड हो रहा है ना, कुल मिला के तो हम वही कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसे नोट कर, इसे हो गया, इससे आगे बढ़ू मैं, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और ये चैप्टर, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वर्क पावर एनर्जी, देखो मैं पढ़ाऊंगा, मैंने अभी चैप्टर शुरू किया, मेरे को टाइम बहुत लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 चैप्टर को आप मिला के देखोगे तो आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं मेंस में और 12 क्वेश्चन बनते हैं नीट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर वर्क पावर एनर्जी नहीं समझ में आया तो भूल जाना, कोई फिजिक्स नहीं समझ में आने वाली फिर, ठीक है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे आराम से एक एक पॉइंट करके चल रहे हैं, और इसमें जो मैं नोट्स और ये सब जो चीजें करवा रहा हूं, ठीक है, 99% केसेस में तुम्हें मैक्सिमम जो बातें मैं बोल रहा हूं बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं लिखता नहीं हूं, मैं बोलता रहता हूं, तो आपको उसको भी नोट डाउन करना है, राइट। तो आप चाहे अभी कर लो, चाहे ये वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उसको देखने के बाद कर लो, लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा, और ये निकल गया तो इसके बाद की फिजिक्स आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। ये लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट मौका है कि अभी भी आप अपना पुराना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो। आप होल सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, हमने देखा है बैच में सारे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट की कमी, अगर वो मारोगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर इस चैप्टर में नहीं पकड़ पाए रिदम तो फिर भूल जाना, फिर पूरे साल रिदम नहीं पकड़ पाओ। अब इसे आप वार्निंग समझो चाहे जो समझो, मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, ये लास्ट चैप्टर होता है वर्क पावर एनर्जी, इसके बाद मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां पे देखो 2-3 बातें हैं कि मुझे एक चीज पहले समझ में आई कि माई वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन मेरे रास्ते पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मैं किस रास्ते से ट्रेवल करा के लेकर के जा रहा हूं पार्टिकल को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, ठीक है। नेट वर्क डन of total path may be equal to the work done of least displacement। ये दो चीजें हमें यहां से इस क्वेश्चन से समझ में आती है, ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यही जो हमने अभी किया है उसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं दोबारा, ठीक है। आप अलग अलग W1 W2 निकाल के ऐड करो तब भी वही मिलेगा, ठीक है, या इकट्ठा उसका एक साथ डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तब भी वही मिलेगा, राइट। कोई मुझे, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इस पीपीटी के कारण मेरे को घड़ी नहीं दिख रही, कोई मुझे टाइम बता सकता है, टाइम कितना हो गया एग्जैक्ट? 11:06 लेवल 6। बस अभी 1 घंटा ही पढ़ा है हमने, चलो 11:30 तक पढ़ेंगे हम लोग। इसे डिलीट कर दूं? आगे बढ़े?
अब देखो ये जो एग्जांपल है ये है वेरिएबल वर्क डन का, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये है फॉर वेरिएबल फोर्स का, सॉरी वेरिएबल वर्क डन नहीं, वेरिएबल फोर्स का, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, इट इज 6xi कैप प्लस 2yj कैप, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वो x पे 6x की तरह डिपेंड करती है, y एक्सिस पे वो 2y पे तरह डिपेंड करती है, ठीक है। एंड बॉडी को हम कहां से कहां ले गए, r1 वेक्टर से, यानी कि अगर इसे आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। r1 से तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये रट लो, ठीक है। तो R1 आपका हो गया 3i प्लस 8j, ठीक है। एंड R2 क्या हो गया आपका 5i माइनस 4j, ठीक है। तो R2 माइनस R1 आपका क्या हो गया, 5 माइनस 3 2i माइनस 4, कितना हो जाएगा यार, ये ऐड हो जाएगा ना, माइनस 12j, राइट, ओके। और ये 0 0 है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ना R2 माइनस R1 हम कब निकालते थे, अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बताओ, मेरे को वर्क डन निकालना है, जो बेसिक कैलकुलेशन थे वो मैंने करके रखे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आप बताओ वर्क डन निकालना है, कैसे निकालें हम लोग, कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, वर्क डन F डॉट डी आर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, राइट। अगर खाली एक्स कोऑर्डिनेट में होता तो एक्स कर लेते, F डॉट डी आर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये R2 माइनस R1 जो मैंने निकाला है, इसकी जरूरत है, ये सही है या इसकी जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है। चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जरूरत है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि देखो जब आप यहां से यहां तक बॉडी को ट्रेवल करा के ले जा रहे हो, इस पूरे रास्ते में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंटली एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक साथ नहीं ले सकते, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भैया एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एफ, तो हम यहाँ पे डी आर वेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये डी आर जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है डीएक्स का, जैसे वहां पे मैंने एक स्ट्रिप ली थी ना डीएक्स की, ये डी आर वेक्टर। तो ये डी आर वेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखो दो एक्सिस में ही है ना, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई लो यहाँ पे भी। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू है 6x आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। अब अगर इसको आप देखोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy, ठीक है। अब कौन सी चीज बच गई, लिमिट बच गई। तो x में हम लिमिट क्या रखें, y में हम लिमिट क्या रखें, बताओ। बोलो, देखो आपको सर इसलिए मैंने बोल, हाँ बताओ। सर एक्स में कुछ भी रख देते हैं और वाई की जो होगी वो एक्स डिपेंडेंट होगी। नहीं नहीं नहीं, आपको इसीलिए R1 R2 दिया हुआ है, इस लिमिट के लिए ही दिया हुआ है। देखो आई कैप का कंपोनेंट क्या होता है, आई मतलब कि एक्स एक्सिस तो बता रहा है ना, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट कहां से कहां जा रहा है, 3 से 5 तक जा रहा है, इसकी लिमिट होगी 3 से 5। वाई एक्सिस में कहां से कहां जा रहा है, 8 से -4 तक जा रहा है, बस काम खत्म। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। x की पावर देखो 1 है तो x स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या हो जाएगा 3 से 5 तक, प्लस अगेन यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2
8 से -4 तक। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आपको पता है पहले अपर लिमिट, ये 2 को भी बाहर निकाल लो, 6/2 कर दो। पहले अपर लिमिट रखते हैं 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2/2, इस 2 को बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर -8 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 25 - 9 प्लस 2/2 1 16 - 64, तो ये तो हो गया -48 और ये हो गया 25 16 48 48 48 - 48 0। इसका मतलब नेट वर्क डन क्या हो गया आपका 0 हो गया, यहाँ कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, राइट। सही है। dx और dy का d कहाँ गया? ये इंटीग्रेशन का तरीका होता है बेटा, इंटीग्रेशन में लिखते हैं सब, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में d/dx लिखते हैं ना, dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, वैसे इंटीग्रेशन में ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। ये dx एक ही चीज होती है, और dx का मतलब क्या होता है, अगर हाँ समझो, यहाँ देख लो, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट है ना, ये dr है, इसका पोजीशन वेक्टर dr है, ठीक है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये इसको dr का क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस में dx है ना, ऐसे है ना, ये dr है, तो ये x एक्सिस में dx है और y एक्सिस में dy है, ये dx है, ये dy है, ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखते हैं, dr वेक्टर हमेशा dx i कैप dy j कैप होता है, और ये dx के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, जैसे dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वैसे dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, बिना dx के इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका होता है 6x dx। तो x मैंने जैसे यहां लिखा है x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। और लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट को लगाओ, मतलब वेरिएबल में पहले अपर वैल्यू को पुट करो माइनस लोअर वैल्यू को पुट करो, ठीक है, क्लियर है। ओके। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, अरे सर जीरो वर्क डन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, है ना। तो देखो, आप इस सिचुएशन को देख के कुछ नहीं बता सकते कि जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आपको सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज दी हुई है, फोर्स इतना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो रहा है, फाइंड द वर्क डन। अब ये किस पे लग रहा है फोर्स, कहां लग रहा है फोर्स, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम भी मैथमेटिकली आंसर कर रहे हैं कि भैया मेरा वर्क डन जीरो हो रहा है। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा हो, राइट, हो सकता है कि आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा हो नेट डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशन निकल सकती है, तो हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू देख के कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। मास आपका 1 kg है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, कोई मास है आपका 1 kg का, और इसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, ठीक है। ये 1 kg हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोला था कि आपका जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है, डिस्टेंस आपका क्या आ गया, आपका x को बोल रहा है t³/3 है। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट 1 सेकंड। मान लो 1 सेकंड के बाद आपका मास यहां पहुंच जाता है, ठीक है, 1 सेकंड के बाद आपका मास यहां पहुंच जाता है। देखते जाओ खाली कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने फोर्स लगाया तो ये फोर्स करेगा क्या, फोर्स क्या करेगा, वर्क डन देखो एक फिनोमिना है, फोर्स को नहीं पता कि मैं वर्क डन करने वाला हूं, फोर्स तो अंधा होता है, ये समझ लो, फोर्स की आंखें होती है, वर्क डन अंधा होता है, कुछ भी बोल लो।
फोर्स को नहीं पता कि मैं वर्क डन करने वाला हूं, फोर्स को तो बोला गया तुझे यहां लगना है, वो लगेगा, ठीक है। तो फोर्स को क्या पता होता है कि मैं लगूंगा तो क्या करूंगा, फोर्स को एक इंफॉर्मेशन जरूर होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है न्यूटन सेकंड लॉ की इंफॉर्मेशन, ठीक है। फोर्स को मालूम है कि अगर मैं लगूंगा तो मैं बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करूंगा ही करूंगा, राइट। अगर नेट फोर्स अगर आपका जीरो नहीं है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तो फोर्स को इतना पता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि मेरे को इस फोर्स का आइडिया लग जाए। तो क्या हम लोग x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, बताओ जल्दी। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, बेटा पढ़ाई करो, ये सब मोशन इन 1D का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। dx बाई dt निकालोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/3 टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, वेलोसिटी आ गई आपकी t², ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, dv बाई dt एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा 2t, ठीक है। आपकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, आपको पता है ना, आप ही लोगों ने शुरू में बोला था सर टाइम के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को एफ डी एक्स होता है मेरा वर्क डन, अगर मेरा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो मैं इसको कोशिश करूंगा टाइम में कन्वर्ट करने की, मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस टाइम का रिलेशन निकाल ही लूंगा। कैसे निकालूंगा, तो एफ इंटू डी एक्स, इसको डी टी से डिवाइड करो और डी टी से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, एफ फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई ये फोर्स लगाया तो ये इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन देगा, सिंपल, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। dx बाई डी टी, dx बाई डी टी आपकी क्या हो जाएगी अभी तो निकाला आपने dx बाई डी टी, कहां निकाला ये, है ना। तो dx बाई डी टी तो आप निकाल चुके हो, वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो मास 1 kg दिया हुआ, एक्सेलरेशन आपने निकाला अभी अभी 2t, ये तो एक्सेलरेशन है dv बाई dt, तो ये 2t है। वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी अभी आपने निकाला कितनी, t², ठीक है, इनटू dt। कितने देर में निकालना है आपको, कितने देर में निकालना है आपको, 1 सेकंड, मतलब यहाँ पे टाइम 0 होगा, यहाँ पे टाइम 1 होगा, तो लिमिट मिल गई। देखो dt आएगा, ये हमेशा आप जो पूछ रहे थे dx अगर होता तो हम x की लिमिट रखते, यानी कि डिस्टेंस कहां से कहां तक गया। अगर इसको हमने dt में कन्वर्ट कर दिया तो हम टाइम की लिमिट रखेंगे, टाइम कहां से कहां गया, 0 से 1 सेकंड, बस खत्म काम मेरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देख लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2t³ dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1, तो 2, ये हो जाएगा t की पावर 4/4, 0 to 1। अब वर्क डन निकाल लो, तो मैंने क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, तो वर्क डन आपका कितना आ गया, 2/4, मतलब 0.5 जूल। तो ये आपका आंसर है। बहुत से स्कूलों के क्वेश्चन में हाफ ईयरली में मैंने ये सेम क्वेश्चन ये देखा हुआ है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है आपका। अब मुझे नहीं पता आपका स्कूल किस हिसाब से पेपर बनाता है, क्या करता है, या आप लोग क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। और इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि कोई आपको डांट डांट के पढ़ने बैठाएगा। तो इज दैट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। सर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं, आपके पास में डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, x t³/3 के हिसाब से वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल है, कभी भी इस तरह का कोई फंक्शन मिल जाए तो ये वेरिएबल है। तो आप ही लोगों ने बताया था ना शुरू में, देखो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने क्या बोला था कि फोर्स आपका टाइम डिपेंडेंट होगा, लेकिन चूंकि मैं डिस्प्लेसमेंट dx में ले रहा हूं तो F.dx होगा, और अगर मुझे कोई रिलेशन मिल जाएगा तो dx तो टाइम, तो मैं डिस्टेंस को कहीं ना कहीं कोरिलेट हम कर ही लेंगे। तो हमें वही काम इसमें करना है, वही पूछा है आपसे कि x अगर t³/3 है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें कैसे पता चलेगा, कैसे अप्लाई करना है भाई फोर्स की मेरे को वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, बस खाली ये बोल रहा है कि फोर्स लगाया एज इन फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस इस तरीके से वैरी कर रहा है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट 1 सेकंड, कितना होगा फर्स्ट 1 सेकंड, ये सब दे रखा है। तो मैंने एक डायग्राम पहले बना लिया मोटा मोटी चीजों को समझने के लिए, कि मैंने फोर्स लगाया है
और फोर्स को क्या पता होता है? फोर्स को ये पता होता है कि अगर मैं किसी बॉडी पे लगूंगा तो एक्सेलरेशन तो पैदा करूंगा, ये एक्सटर्नल होता है और ये इंटरनल होता है। ये हम लोग न्यूटन्स लॉ में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फोर्स जो होगा मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन मुझे देगा, राइट। फोर्स जो होगा मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन हमें देगा, ठीक है। सो अगर मेरे को फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन दे रहा है तो मेरे को फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी अगर मेरे को मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे पता है वर्क डन तो मेरा एफ डॉट डी एक्स होता है, और ये भी पता चल गया वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। यहां तक का मामला मुझे क्लियर। बस मुझे अब इस एफ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं एफ को देखता हूं। एफ के लिए मेरे को क्या चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालें? अगर एक्स पता है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो आपको पता है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, यही सब पढ़ चुके हैं हम लोग मोशन इन 1D में, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें हम? तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया, डिफरेंशिएशन का रूल लगा लो, 1/3 इंटू 3t स्क्वायर, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी आ गई। dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम मिलेगा। तो ये हो गया 2t, ये मेरा टाइम आ गया, राइट। मतलब ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी। तो एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, वही मैंने यहां किया। देखो इस फोर्स को मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा। अब लेकिन मेरा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिला है, ठीक है। और मेरा वर्क डन क्या है? एफ डी एक्स है। तो टाइम को मैं डीएक्स के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना, डिस्टेंस को डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूं, टाइम को तो मैं डीटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो वहां से मेरे को क्या अंदाजा लगा? एक काम करते हैं, डीटी से मल्टीप्लाई डीटी से डिवाइड कर देते। तो मैंने कर दिया। अब डीएक्स बाई डी तो आप निकाल चुके हो ना, ये 3t स्क्वायर टी स्क्वायर, यही तो डीएक्स बाई डी है आपका वेलोसिटी। बस अब यहां वैल्यू पुट कर दी मैंने। मास की वैल्यू 1 kg है, एक्सेलरेशन 2t निकाला था, dx बाई dt टी स्क्वायर निकाला था इंटू dt। अब सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। तो मेरा ये हो गया 2t क्यूब dt। और आपको दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट 1 सेकंड। आपको कैसे पता चलेगा 1 सेकंड? मेरा सवाल यही होता है, इसलिए मैं एक एक चीज डिटेल में पूछता रहता हूं। भाई आपने 0 से काउंट करना शुरू किया, 1 तक पहुंच गए तो 1 सेकंड, मतलब इनिशियल कंडीशन 0 थी, फाइनल कंडीशन 1 है, तो 0 to 1, ठीक है। ये 2t क्यूब dt हो गया। बस अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाल दी। क्लियर है? यस सर। है ना। तो आज जो हम लोग